प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। शबरंग का आज यह 7वां भाग, हम इसको अगले दिवस के लिए अग्रेषित करते हैं। और आज थोड़ी देर पहले पवनदीप राजन जी की सड़क दुर्घटना का हमें समाचार सुना है। थोड़ा मन व्यथित है, अच्छा नहीं लग रहा है। और यह घटना का जो हमें दृश्य दिखाई दे रहा है, फेसबुक पर हमने जानकारी ली थी और उसमें वो हॉस्पिटल में है और शीघ्र उनके स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूँ। और पता लगा है कि उनके हाथ में और पैरों में फ्रैक्चर है, हालांकि यह एकदम ठीक हो जाएंगी और जल्दी ही इनका स्वास्थ्य लाभ हो, मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ। और जब यह घटनाएं होती हैं, अक्सर कारण कुछ भी हो सकता है, इसमें धैर्य की ज़रूरत होती है और बड़े साहस की ज़रूरत होती है। और इसमें पारिवारिक जनों को भी और मित्रों को भी, सबको कष्ट तो होता ही है, लेकिन ये स्थितियां धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। क्योंकि दुर्घटना का यह जो एक घटनाक्रम मेरे जीवन से भी जुड़ा है, मैं अपने अनुभव आप तक संक्षिप्त में आप तक पहुंचाता हूं। 7 जून की बात थी, 2003 का वर्ष। सुबह 9 बजे, पेड़साल का जंगल, और मैं भी इसी प्रकार से एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। मेरे जीवन का वह एक टर्निंग पॉइंट था और उस समय मैं जवान हुआ करता था, 36-37 वर्ष के आसपास होगा। और खुद ही एक मेरा डंपर था और उसमें मैं बैठा था। आरतोला में वो किराए पर लगा हुआ था और मैं उसके हिसाब किताब के लिए घर से गया था। एक कमरा भी तत्कालीन उस समय मैंने रखा था और इधर मेरे स्कूलों का काम था। मेरे 11 विद्यालय संचालित होते थे और पेमेंट लेनी थी ससुराल में, मेरे यहाँ पर ककिया ससुर के बेटे की शादी, मुझे वहाँ वापस आना था। मैंने सोचा थोड़ा देख करके प्लांट पे पैसे लेकर के आ जाऊंगा। और जैसे ही शाम को मैंने कमरा किराए पर रखा था वहाँ, और सुबह मैं कमरे से उठा हूँ। नौला था पास में, आरतोला पर दीवान सिंह जी के मकान पर मेरा कमरा था। सुबह उठा, नौले पर मैं वहाँ पर बाल्टी ले गया और नौले के पास ही मैंने नहाया। कोई नहीं था वहाँ पर। सुबह जल्दी उठ करके मैं नहा लिया था और धूप बत्ती की, कमरे बंद किया और तैयार होने के बाद मैं सड़क पर आ गया। तब मैं चाय पिया करता था, अब तो नहीं पीता हूँ। मैंने चाय बनवाई, एक बिस्कुट का पैकेट लिया। ये मुश्किल 4-5 बिस्कुट मैंने खाए होंगे। आधा बचा वहीं पर एक कुत्ता था, उसको दे दिया। अब मैं रास्ते के किनारे खड़ा था कि कब गाड़ी आए और मुझे जल्दी मनाना आना था। बहुत देर हो गई, गाड़ी नहीं आई, लेकिन वो मेरा जो डंपर था वो ड्राइवर लेकर के आ गया। उसने कहा माली साहब बैठो, इसी में बैठो। अब मुझे भी लगा यार चलो कब तक इंतजारी की जाए, इसी में बैठ के चलते हैं। आरतोला की बात थी। आरतोला से जब मैं उसमें बैठा हूँ, मैंने गाड़ी में धूप बत्ती की है। आसिफ मियाँ मेरा ड्राइवर और एक खलासी था बगल में, 3 लोग, मैं बीच में बैठा था। उस दिन बातचीत करते हुए फिर वो पनवा नौला आया, नीचे पेटसाल की मार्केट आई। 2 मेरे मित्रों के डंपर भी पीछे से आ रहे थे, वहाँ पर रोका, चाय पानी पिलाई और उसके बाद वो लोग चले गए, पीछे वाली गाड़ियाँ चली गई और मैं अपनी गाड़ी में बीच में बैठा आ गया। पेटसाल के जंगल में धीरे धीरे गाड़ी ऊपर को बढ़ रही थी।
फिर मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा यार फिर पानी डाल लो भाई, थोड़ा गर्म ना हो जाए। वहाँ गई तो थोड़ी देर आगे जब बढ़े तो पेटसाल के जंगल में एक बहुत तेज एक मोड़ आता है, बैंड आता है, और गाड़ी जो है वो धीरे धीरे झकझक झकझक करके पीछे को आने लग गई। और ड्राइवर ने खल्लासी से कहा ओट लगा, और वो ओट लगाने के लिए मैं वो उतरा, वो यहाँ से दरवाज़ा खोल करके मैं उसको देखा हूँ कि वो उतर गया है, और इधर से ड्राइवर ने कूद मार दी, आसिफ मियाँ ने कूद मार दी, और मैं गाड़ी के बीच में रह गया। नीचे से बड़ा सा बैठ रहा उस सीट पर, और गाड़ी ऐसे 10-15 फीट सड़क से ऊपर उठ गई, मैं देख रहा था। और गाड़ी जैसे ऊपर उठी और वो पीछे का टायर नीचे उतरा और उसके किनारे से, और वो 3 पलटी नीचे चले गया, मैं उसके अंदर। और जो बड़ा सा जो बैटरा था वो सीट के नीचे था, वो मुझे लहलुहान कर दिया, और मेरा एक हाथ जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, दूसरा हाथ भी फ्रैक्चर था, एक हड्डी खिसक गई, और इसके 5 पीस हो गए, हाथ लटक गए दोनों, उठ नहीं पाए, और मेरे सर में और चेहरे पर और सारा, मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं, लेकिन शीशे से बाहर छटका और खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद मैंने सोचा कि आसिफ मियाँ शायद इसी के अंदर रह गया, 2 पलटी और जा करके वो लुढ़क के वहाँ पर खड़ा हो गया। जैसे ही मैं ये कल्पना कर रहा था कि उसके अंदर ड्राइवर रह गया, तो ड्राइवर की आवाज़ ऊपर से आई, कंडक्टर ड्राइवर दोनों आए। उन्होंने, कंडक्टर आते आते उसने अपनी कमीज़ खोली और मेरे हाथ पर उसने लपेट दिया, बहुत ब्लडिंग हो गई थी उस समय। लेकिन अब मैंने सोचा चलो ये दोनों बच गए, कोई बात नहीं, गाड़ी तो फिर आ जाएगी ऊपर, आदमी बच गए। और मेरा शरीर बहुत गर्म था और एकदम बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी। मैंने सोचा कि अब लोग मुझे जानेंगे या नहीं पहचानेंगे, पता नहीं। हाथ दोनों नहीं उठ रहे थे, शरीर पूरा फटा हुआ था। उसके बाद मैंने आसिफ मियाँ से पहला सवाल पूछा। मैंने कहा आसिफ मियाँ मेरे पास नाक है कि नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नाक शायद कट गई तो लोग मुझे अब नहीं पहचानेंगे। तो आसिफ मियाँ ने कहा नहीं नहीं है। मैं नाक में भी चोट थी, मैं नाक साइड में चोट थी, होंठ कटा हुआ था, और आँख में भी थी, पीछे पसली में भी एक कोई चीज़ बहुत तेज चुभी हुई थी, घुटने और नीचे सब छिला हुआ था। उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि यार, मैंने कहा अब ब्लडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मुझे बेहोश शायद मैं हो जाऊं, ये कहीं भाग ना जाए। ड्राइवर कंडक्टर छोड़ दें तो 18 किलोमीटर निर्जन स्थान था, तो इतना संभव ही नहीं था। मैंने उनसे कहा कि आसिफ मियाँ भागना मत, डरना मत, हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊं, और तुम मुझे बेस हॉस्पिटल ले जाना। वहाँ डॉक्टर अनिल है मेरे क्लास फेलो, और भाई ईएमएस कोचिंग सेंटर चलाता है, डी के जोशी, और वहाँ चले जाना, एफआईआर दर्ज कर देना। मैं इतना बोला, और धीरे धीरे ऊपर को आने लगा पहाड़, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा तो फिर सड़क के किनारे में लेट गया। अब इंतजारी थी कि गाड़ी आ जाए, लेकिन आधे पौने घंटे तक गाड़ी नहीं आई कोई। एक जीप आती है, वो देख करके चले गया। फिर आधा घंटा करीब होता है, अब दर्द भी बढ़ने लग गया, शरीर ठंडा पड़ने लग गया, कंपन होने लगी। फिर दूसरी गाड़ी आई, वो भी चली गई। तीसरी गाड़ी आई, वो भी चलेगी थोड़ी देर में। अब टाइम जैसे बढ़ते जा रहा है, अब देखिए बचना होगा। चौथा एक जीप वाला आया, वो बड़ा नया लड़का था। उसने तुरंत उतरा और उसने गाड़ी से आओ आओ बैठो कहा, और वो जीप थी उसके पास खुली हुई, वो पर्दे वाली जीप महिंद्रा की, उसके किनारे वाली सीट पर मैं बैठा, और उसमें मैं आ गया ऊपर धारा नौला तक। उसने कहा यहीं तक है। धारा नौले पर मैंने कहा यार मुझे बेस हॉस्पिटल जाना। उन्होंने कहा मैं गाड़ी यहीं तक की है। मैंने कहा बुकिंग दे देंगे, चलो वहाँ तक। उसको ले गया। फिर मैं, अब मेरा हाथ तो उठ नहीं रहा था। फिर उसके बाद आसिफ मियाँ को मैंने कहा आसिफ मियाँ मेरे जेब से 100 रुपया निकाल के इसको दे दो। 2003 की बात है। तो मेरे गांधी आश्रम की बंडी के अंदर मेरा पैसा था, तो उसने निकाल के दे दिया। बीस हॉस्पिटल में पहुंचा, 5 मिनट
5 मिनट वहाँ पर रहने के बाद तब तक कोई डॉक्टर नहीं आए थे, लेकिन मैं होश में था। फिलहाल मैं पहुँच गया, स्ट्रेचर में रखा तो वो ठंडा लग रहा था मुझे। आईसीयू में रखा गया, इधर आपकी इमरजेंसी में। सारे डॉक्टर आ गए, डॉक्टर अनिल भी थे, उनके साथ 2-4 डॉक्टर और थे। सीधे ओटी में चले गया, और जैसे ही गया तो फिर उन्होंने मेरे कपड़े को फाड़ा और उसमें मिट्टी और ये सब डामर हमार वो भी था, क्या क्या था नहीं, लेकिन मुझे दर्द बहुत होने लग गया था। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे बेहोश करो। तो फिलहाल उन्होंने सफाई की, सब किया। रात के 11 बजे होश आया। 9 बजे एक्सीडेंट हुआ था, मैं पहुंचाऊंगा करीब 11 बजे के करीब वहाँ ये प्रोसेस में। उसके बाद फिर मैं रात 11 बजे जब मैं देखता हूँ, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई, हमारे गांव के खास परिचित लोगों ने पूरा मुझे घेरा था, और मैं जैसे अंतरिक्ष को पूरे जा रहा हूँ ऐसे, ऐसी वेशभूषा में था, पूरा पैक था शरीर में। और डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट का मुझे तो वो दृश्य पूरा सामने आ गया जब मैंने पवनदीप को देखा भी। उसके बाद मुझे लगा चलो मैं तो बच गया, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट, मुझे पता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद सुबह जब होती है 8-9 बजे के करीब डॉक्टर आते हैं, तो उस समय वो पट्टी बदलते हैं। वो जो है बड़ा दर्द होता है उसमें, पेनफुल बहुत। 1 घंटा 1.5 घंटा के करीब वो होता है। पूरी ड्रेसिंग होती है और रोज खुरचन होती है। उसके बाद फिर नई पट्टी लगती है, गौज डाले जाते हैं वो सब। उसके बाद जब वो चीज़ें होती हैं तो 1-2 घंटे तक तो रोज वो बिल्कुल, वो एक्सटेंड से भी भयंकर दर्द होता है उसमें। तो ये रोज होता है। करीब 4 दिन 5 दिन में वहाँ रहा। उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि ये हाथ जो है खराब होने लगी है, इसको काटना पड़ेगा, ये नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ऐसा, अब मैं बड़ा चिंतित हो गया। मैंने बड़े भाई साहब से भी कहा, मैंने कहा अब आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी गए तो गणेश जोशी जी हुआ करते थे, अब वो नहीं है। गणेश जोशी जी के यहाँ गया, करीब वहाँ भी 1 हफ्ते से अधिक तक रहा। फिर उन्होंने कह दिया कंप्यूटर ख़राब हो गया, यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता। फिर मैं सुशीला तिवारी गया, तो फिर 19 तारीख को ऑपरेशन होता है। उस दिन भी शाम को जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, उनके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है, तो जूनियर डॉक्टर के द्वारा ये ऑपरेट होता है। तो खैर ये एक लंबा अनुभव था। मैं 1.5-2 महीना वहाँ पर रहा, और सबसे ऊपर तिमंजिला चौमंजिला कमरा था, किनारे की सीट थी, खिड़की से बाहर देखा करता था। वहाँ पर रोज मुझे एक नहर दिखाई देती थी, उसके किनारे पैराफिट होता था। पैराफिट के किनारे 4-5 लोग, वृद्ध लोग आते थे और पैराफिट पर बैठ करके रोज गपशप मारते थे। अब मेरे लिए वो बड़ा, मुझे बड़ी इंतजारी होती थी कि वो लोग कब आए। मैं ये नोट करता था कि वो कौन कौन लोग, आज कौन किस तरफ बैठा है, आज कौन सी टी शर्ट पहनी है, किसने क्या कपड़ा पहना है, कितनी देर वो रहे। वो सारी चीज़ें मैं नोटिस करता था। मेरा 1 घंटा बढ़िया उनके साथ कट जाता था, मुझे इंतजारी रहती थी। मेरे साथ मेरे चाले साहब कमलकांत रहते थे। मेरे साथ मिलने वाले लोग वहाँ पर भी ताता रहता है। डॉक्टर कहते थे यार तुम किस जगह काम करते हो, तुम्हारे तो मिलने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मुझे 6 महीना करीब वहाँ हल्द्वानी में हो गया था तत्कालीन उसमें। तो ये एक बड़ा अनुभव है। उसके बाद फिर मैं यहाँ घर से आता जाता रहा। 1.5 महीने 2 महीने के बाद मैं चल नहीं सकता था, और जब मैं चला हूँ 1-1.5 महीने के बाद, तो फिर मुझे चक्कर आते थे। 4 कदम चलने के बाद फिर बैठ जाता था, ये स्थिति। 8-9 महीने के बाद ये हाथ के गॉज में बदलता रहा हूँ। मेरा हाथ करीब 2 इंच छोटा हो गया, मैं काम नहीं कर सकता था। और यहाँ घर में छोटे छोटे बच्चे, और घर में खाने के लिए नहीं, 11 विद्यालय सारे बंद हो गए। एक विद्यालय में 27 बच्चे माते मात्र। सब मतलब जीवन का एक ये टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। कुछ नहीं बचा, घर में चक्की, बूढ़े माँ बाप। फिर मैंने वो चक्की चलाई एक हाथ से। मैं उस जनरेटर को ऑन करता था वो रोटी के लिए। उसके बाद फिर
छोटे भाई को स्कूल में भेजा, मैडम थी, 2-3 लोग और थे, वो 27 बच्चों से फिर वो संचालित रहा। फिलहाल मैं 1 साल तक फिर कैसे जाता, नहीं जा पाया। फिर वो गाड़ी बनाने के बाद मेरा दूसरी बार उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। करीब 1.25 लाख रुपया के मैं कर्जे के फेर में पड़ गया। बाद में खैर वो लंबी कहानी है, कभी आत्मकथा में मैं जरूर लिखूंगा इसको, एक विस्तार है। लेकिन मैं जहाँ तक अपने जीवन के इस दृश्य को देखता हूँ, आज से करीब 22 साल पहले, आज भगवान क्यों मैं ये समझता हूँ कि मुझे एक एक दिन जो है उधार में मिला है, और मैं हर एक पल का, हर एक दिन का मैं उपयोग करने का कोशिश करता हूँ। और लेकिन वो क्षण अब मैं भूल जैसा गया हूँ उसको ना। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पवन के भी जीवन में यह क्षण होगा, फिर से वो दोबारा कभी उनके पास भी यह जीवन का क्षण आएगा कि वो सब सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो उस दरमियान मैंने उस चक्की को चलाया, और उसमें 5-7 थैले आते थे मात्र, वो क्या होता उससे। फिर मैंने जिलेबी बनाई, फिर नमकीन बनाए और मूंगफलियाँ भूनी। फिर वो समय भी मेरा गुजरा। उसके बाद फिर मेरा एक खेत हुआ करता था गधेरे के किनारे, फिर मैंने वहाँ एक गड्ढा खुदवाया, वो अभी भी है। वहाँ पर मैंने एक योजना बनाई कि उसका पानी खुले और नीचे कोई घराट चल जाए, इस तरह से भी योजना बनी। 3 साल मेरी उसमें फिशरी चली, वो अभी भी तैयार है, मैं गया नहीं वहाँ। फिर मैंने वहाँ पर बेकरी बनाई, 6 लोगों को रखा, 6 महीने वो भी चला। लेकिन आपदा आई 2010 में, फिर वो टूट गया। और इधर से मेरी योजना बनी कि भाई मैं एक हाथ से क्या कर सकता हूँ, एक ही हाथ से मैं काम कर सकता था। फिर मैंने दैनिक पत्र का रजिस्ट्रेशन दिया था, वो भी 3 साल में आया नंबर मेरे पास, बैजनाथ। और उसमें मेरा बहुत समय गया, मैं एक हाथ से टाइप करता था, और उसको 3 दिन में वो तैयार हो पाता था। फिर प्रेस में देता था, वो 3 दिन वो लगा देता था। दैनिक पत्र जो हुआ वो करीब 4-5-6 दिन में बाहर आ पाता था। तो इस तरह से मेरा वो 2016 तक अनियमित प्रकाशन में चलता रहा। इस आशा में था कि ये कुछ होगा, लेकिन कहीं से भी 2 रुपया सहयोग नहीं मिला। बाजार में जाता था तो कहते लोग क्या बात आजकल अखबार नहीं आ रहा, कहते थे। लेकिन वो जो क्षण था मेरे लिए एक बड़ा अनुभव था। लेकिन धीरे 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 फिर मेरी किताबें मैंने तैयार करी और किताबें बनी, और धीरे धीरे मैं यहाँ तक आज के दिन में ईश्वर को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि जीवन की इस घड़ी से उबर करके फिर मुझे एक नया जीवन मिला। तो आज क्योंकि यह प्रसंग दुर्घटना को लेकर के चर्चा शुरू हो रही है, तो मैं पवन जी के इस शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ, और निश्चित रूप से वह अपने जीवन के फिर उन्हीं दिनों को जिएंगे, और फिर वो अपने कार्य को और ज़्यादा प्रवीणता के साथ, बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ाएंगे। मैं माता भ्रामरी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, और मेरी संवेदना उस परिवार तक पहुँचे। और मैं आज डॉक्टर तिलक राज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो भी यात्रा पर हैं, हैदराबाद में हैं अभी, सपत्नी वहाँ हैं, उनके कुछ अनुभव होंगे। और हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी अभी आए हैं पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा के बाद, एक लंबी, आपका तो कई जगह जो है आप यात्रा करते रहते हैं। आज क्यों ना यात्राओं पर ही कुछ ऐसा, कुछ संस्मरण, कुछ ऐसा हो जिस पर मैं डॉक्टर तिलक राज जी से कहता हूँ कि इस क्रम को, आज जो गायन का क्रम है वो हम कल शुरू करेंगे, आज कुछ ऐसा हो जाए इस पटल पर जिस पर थोड़ा हम जान पाए यात्राओं के बारे में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद जोशी जी, आपके जो दुर्घटना हुई उसके विषय में आपने बतलाया विस्तार से, और ये आपके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट भी रहा, ये बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला कि आदमी की परिस्थितियां अगर प्रतिकूल हों तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और खुशी इस बात की है कि आपका व्यक्तित्व, आपका मनोबल इतना अधिक रहा कि आप उससे उभरे ही नहीं, उसके बाद आप और अधिक
जोश खरोश से अपने जीवन में आगे बढ़े हैं और आपने वह मुकाम प्राप्त किया है जो हर एक के लिए प्रेरणाप्रद है, प्रेरणादायक है। तो किसी भी घटना से जब हम इस तरह की सीख लेते हैं तो वो हमारे लिए जीवन के लिए प्रेरणादायी होता है, एक आदर्श स्थिति होती है। तो आपको हम धन्यवाद देते हैं पटल की ओर से, सभी की ओर से, आपके जो ये जीवनी के विषय में सुना, जो कष्ट को सुना, कष्ट सुनकर दुख हुआ, कष्ट हुआ हमें भी, लेकिन उसकी जो प्रेरणा है उससे हमें बल मिला कि मनुष्य को किसी भी विषम परिस्थिति में हतोत्साहित न होना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए। अब यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में मैं आगे, अभी डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी गए हैं मुंशियारी, वहां से आए हैं, तो मैं उनका वृत्तांत काफी लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैं पहले उन्हीं को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी बात कहें और बतलाएं कि कैसी यह यात्रा रही और क्या क्या उपलब्धियां उन्हें रही और हमारे समाज को क्या उससे क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी। पटल पर सबको प्रणाम। और मोहन कीर्ति पटल की ओर से हम पवनदीप राजन का स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द हो और उसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मोहन जोशी जी ने जो अपना वृत्तांत बताया उसका भी हम बड़ा भगवान का शुक्रगुजार हैं। हम जोशी जी से आज कुछ सीख रहे हैं, जोशी जी की वजह से मैं आज इस पटल पर हूँ। तो कुल मिला के ये सोचना चाहिए कि जब तक ऊपर वाले का टिकट नहीं आता है कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ऊपर वाले का, मैं अभी यात्रा का उद्देश्य था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग, हल्द्वानी में जो रेंजर्स की ट्रेनिंग होती है उनकी तरफ से ग्लेशियर रेंजों में पलायन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है उसके विशेषज्ञ के रूप में मेरे को यहाँ से कपकोट से कर्मी से पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, फिर वापस फरसाली, सामा, लीती ऐसे ले जाया गया। 7 दिन का एक टूर था। उद्देश्य था कि पलायन कैसे रोका जाए। अब पलायन रोका तो उसमें आजीविका होनी चाहिए। आजीविका, आदमी के पास आजीविका नहीं है तो वो जाएगा भोजन ढूंढने के लिए। तो हमने हरसिला, फरसाली, कर्मी, लीती, पिंडारी, भाइयों और सामा और कफनी ग्लेशियर और पिंडारी से पहले द्वाली में एक कैंप रखे। तो कैंप में मुख्यतः गांव वालों की समस्याएं हैं कि हमारे यहाँ बंदर आ गए हैं, सुअर आ गए हैं, भालू भी वहां पर, कोई मधुमक्खियां अगर बॉक्स रखता है तो भालू वो डब्बा ही उठा के ले जाता है और मधुमक्खियों को भी खाता है और वो उसके जो कीड़े होते हैं मधुमक्खियां उनको भी खा जाता है। वो शायद तो खाता ही है। और उसके अलावा एक विचित्र और है, गांव वालों जिनकी गायें दूध नहीं दे रहे हैं तो वो गायों को जंगल में छोड़ा रहे हैं, वो भी एक समस्या हो गई। अब गौ माता का भी इतना संरक्षण हम लोग कहते हैं लेकिन वहां पर यह हाल है। तो इसमें हमने उनको कई चीजें बताई। एक तो हमने बताया उनको टूरिज्म, ये जहाँ से सरयू नदी निकलती है वहां पर आजकल ये पुष्कर सिंह धामी जी और कोश्यारी जी ने एक 100 धारा कहते हैं, 100 धाराएं निकलती है, वहां से भी सरयू निकलती है। वहां पर एक बड़ा मंदिर बनाया है जहां पर टूरिस्ट केवल गुजरात के ही है, यहाँ का कोई नहीं है। वो यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर काफी लोग आते हैं और टनों से तो घी का यज्ञ हो रहा है वहां पर। वो एक अच्छा डेवलप हो गया है। इसको भद्रतुंगा कहते हैं। यह कपकोट भराड़ी से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर है। उसके अलावा हमने उनको होम स्टे की बातें बताई और उसके अलावा एक जमाने में हम कफनी ग्लेशियर में उडियार में सो गए थे अपना स्लीपिंग बैग और मैट्रेस लेके। तो कहीं वहां कुछ है नहीं, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट की कोई चौकी नहीं है, तो हम ऐसे उडियारों में सो गए थे। तो उससे हमारे मन में आया कि आज केब टूरिज्म एक निकालो। केब टूरिज्म, जैसे गामतापुर टूरिज्म मोदी जी ने कहा तो हमने केब टूरिज्म, क्योंकि कफनी ग्लेशियर में ऐसा है कई गुफाओं में वहां हड्डियां पाई जाती है लोगों की। इसका मतलब है पाश्चात्य में क्या हुआ होगा, लोग उडियारों में रहे होंगे, बर्फ के
पहाड़ टूट के आ गए, वो दम लग के मर गए होंगे शायद, ऐसा अनुमान मैं लगा रहा हूँ। तो ये उनको ढूंढना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और लोकल लोग जानकारी दें, तो ये केव टूरिज्म आने का एक इसे गुहा टूरिज्म इसको बढ़ावा दिया जाए। और उसके अलावा हमने उनको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी औषधीय पौधे हैं, जैसे ऊपर की चीजों में आपका रोजगार बढ़ाने के लिए है, कुटकी है, लेवेंडर है, रोजमेरी है, जटामासी है, चिरायता है, और फलों में सेब, संतरा, कश्मीरी अखरोट, बादाम, चेरी, खाने वाला पांगर, ये बहुत हो सकता है वो इलाके में, वहाँ का वातावरण ऐसा है, तो इसको भी आप उगाएं। इनको तो बंदर नहीं खाते हैं। और उसके अलावा वहाँ का वातावरण ऐसा है कि मशरूम वहाँ बहुत हो सकता है। जाड़ों को छोड़ के फरवरी से ही वहाँ मशरूम उगाए जा सकते हैं, जिससे मशरूम जो है आजकल बहुत हो रहा है। इसके अलावा कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग और वन पंचायत, ये सब से भी अनुदान मिल रहा है। 1 लाख रुपए कोई लोन ले तो 90% की सब्सिडी है, 10,000 में ही इंटरेस्ट पड़ेगा, 90 में नहीं पड़ेगा। ये भी बहुत सारे अपने विधायक के द्वारा आप सरकार को अप्रोच कीजिए। जो सारी चीजें हैं वहां पर सरकार के बहुत सारे पलायन रोकने के स्कीम निकली हुई हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है। और रोजगार बढ़ाने के लिए मैंने कहा कि फॉरेस्ट के रेंज ऑफिसर से भी आप कांटेक्ट करें, और नर्सरी के लिए नर्सरी बढ़ाएं अपने रेंज में, और उन पौधों को आप अपने खेतों में लगाएं। उसके अलावा अनाजों में जो मुंशियारी और जोशीमठ की राजमा होती है, वो वहां पर भी हो सकती है पिंडारी एरिया में। तो ये सब चीजें सामा में, लीती में और खाती में, चौकोड़ी में वहां हो सकती हैं। ये चीजें आप उगाने की कोशिश करें, और स्थानीय वनस्पतियों का भी आप लोकल नेम जो है उनका नाम भी लिखें, उनकी उपयोगिता जो लोकल में है वो भी करें। और इसके अलावा जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, आजकल पक्षी बर्ड वॉचर भी बहुत लोग आ रहे हैं, तो हमने उनको कहा कि पक्षियों का अपने लोकल नाम भी याद रखिए। उनके साथ हमारे जो गीत जुड़े हैं, लोक गीत जुड़े हैं, हमारे लोक कथाएं जुड़ी हैं, उनको भी याद रखिए। और इतने दिनों में हमने उनको कहा कि हम यहाँ पर आए हैं, पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे रहा था खाने का, तो आप हमें जो पुराने पहाड़ के तांबे के तौल में भात बनते थे, भात पकता था, और जो वहाँ की दालें बनती थी, वहाँ का आजकल झनकारा बहुत हो रहा है, जैसे उगल होता है हमारे यहाँ, वहाँ जंगली होता है। जो कुट्टू का आटा बनता है वो झनकारा, वहाँ जंगली घास है, ये बहुत मात्रा में हो रहा है। इससे खा के शरीर में थोड़ी झंझनाहट होती है, इसलिए इसको झनकारा कहते हैं। तो वो खिलाओ हमको, लेकिन वो खाना कोई नहीं खा रहा है। वहाँ मैगी की भरमार है, एक के दुकान में कम 100-200 पैकेट मैगी के हैं, और पनीर मटर चल रहा है। चावल भी सेला चावल बाहर से आ रहा है पुलाव के लिए, और रोटियां भी बाहर की ही है, मतलब लोकल आटे की मिक्स जो होते थे, जौ का, मडुआ, झुंगर, लाल चावल, ये विलुप्त हो गया है वहां पर। केवल एक चीज अच्छी लगी मेरे को कि वहां पर गेहूं अभी भी खूब बोया है लोगों ने, गेहूं ठीक हो रहा है। मैंने कहा अगर गेहूं यहाँ पर ठीक हो रहा है तो इसका मतलब अंदर कम है आपके यहाँ। और गेहूं के चारों तरफ जो है बरसात में धान बोए हुए थे, मडुआ लगाइए, मडुआ से भी बंदर कम आते हैं, क्योंकि मडुआ उनके गले में अटकता है जब खाते हैं, तो इसलिए वो धान के खेतों में नहीं जाते हैं। बाउंड्री में मडुआ लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें रोजगार बढ़ाने की, उनको जैसे होम स्टे हो गया, केव टूरिज्म हो गया, औषधीय वनस्पतियां हो गया, और जो जंगली खाने के वाइल्ड एडिबल फ्रूट बोलते हैं उनको संरक्षण कीजिए, वो पेड़ों को मत काटिए। और भेड़ बकरियां जो दानपुर में, पिंडारी में होते थे, वो करीब करीब खत्म, कगार पर है खत्म होने के। हमने मुश्किल से 100 भेड़े भी नहीं देखे वहां पर, जो हजारों में होते थे। उनका ऊन निकाल कर जो अपने दन चुकटे बनते थे, वो भी कलाकारी खत्म हो गई है, क्योंकि आजकल ये जो सिंथेटिक कारपेट आ रहे हैं वो बड़े सस्ते हो गए हैं, लोगों ने वो भी सब छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हुई। और पहले हम भराड़ी से 3 दिन पैदल जाके पिंडारी पहुंचते थे,
आजकल हम भराड़ी से एक ही दिन में पहुंच रहे हैं। खाती तक गाड़ियां हैं, रोड बन गई है खूब, और पूरे जंगल का तहस नहस हुआ है। और खाती से 17 किलोमीटर ही पिंडारी ग्लेशियर रह जाता है, जो पैदल चलना है वो 3-4 घंटे में हो जाता है। तो अब चलना बहुत कम हो गया है, और जो ग्लेशियर था कम से कम उससे वो आधा किलोमीटर ऊपर चला गया है। जहाँ पहले बर्फ नीचे होती थी मैदान में, अब वो ऊपर ऊपर की पहाड़ों में है, नीचे को कुछ नहीं है। तो ये कहिए कि ग्लेशियर हमसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि नीचे नीचे मनुष्य बढ़ गए हैं, तो गर्मी हो गई है, गाड़ियां वहां तक जा रही हैं, वहां तक आपके डीजल के सारे मशीनें लगी हुई हैं रोड बनाने के लिए। और जो ये बड़ी बड़ी मशीनें लग गई, पहले रोड बनाते थे फावड़ा गेंडी से संबल से खोद खोद के बनाते थे, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी मशीनें लग रही, तो उससे वाइब्रेशन बढ़ रहा है, तो रोडें जो है आधा किलोमीटर तक दरार पड़ रही है, पूरा स्लिप होके आ रहा है, जिससे जंगल खत्म हो रहे हैं और बहुत सी दुर्लभ वनस्पतियां भी खत्म हो गई हैं। एक पौधा बल्कि मैं जो पहले नैनीताल में होता था वो खत्म हो गया, वो मेरे को जाके पिंडारी में मिला इस बार। तो मैं उसकी फोटो खींच आप लोगों को शेयर करूंगा पटल पर। वो बड़ी आपकी यूनानी मेडिसिन में बहुत उपयोगी है। और दूसरा हमारे यहाँ ये क्या कहते हैं, होम्योपैथी के बहुत से पेड़ पौधे हैं। होम्योपैथी की दवा के लिए आज भी हम जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे हैं। सारे जो जर्मनी यूरोप में होते हैं वो हमारे यहाँ है ऊपरी ग्लेशियर रेंजों में। उनके भी थोड़ी ज्ञान हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों को ट्रेंड किया जाए। होम्योपैथी की दवा बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, खाली टिंचर बनाना है इसका अल्कोहल में, और टिंचर में दवा आ गई, उसको छिड़कना वो सफेद गोलियों में, वो सफेद तो खाली शुगर पिल्स हैं। तो ये थोड़ा होम्योपैथिक डॉक्टर और सरकार थोड़ा मदद करें, आपस में तालमेल करें, तो होम्योपैथी की सारी जर्मन की दवा यहाँ पर बन सकती है। इस प्रकार मेरे साथ 2 डीएफओ थे, 2 फॉरेस्ट गार्ड थे, और जहां जहां गए वहां के रेंजर, वहां के फॉरेस्टर सब थे साथ में। करीब 25-30 लोग हो जाते थे हम एक मीटिंग में, और स्थानीय लोगों को ये सब बातें बताते थे। अब हमारा काम है, सरकार का काम है कि उनको बताना, युक्ति बताना, कैसे रोकना। जैसे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट के अध्यापक हैं, ऐसे हम बता के आए। अब कौन बच्चा कितना ज्ञान लेता है ये उनके ऊपर है, और कौन उसका सदुपयोग कर सके। और दूसरा मैंने एक ये पाया, ये सारे रेंजों में गांव में आपसी वैमनस्यता बहुत है आपस में अभी भी, जैसे उससे बाहर आना चाहिए। आप एक आदमी काम कर रहा है तो दूसरा नहीं आएगा, मेरे को कहा ही नहीं। ये गांव का सामूहिक काम है, ये भावना अभी भी नहीं है। वो पहले से जो सतयुगी पुरुष थे वो गांव वाले सब अपना समझते थे, और लोगों ने अपने अपने बड़े बड़े बर्तन जो कसेरे होते थे, तौले होते, मंदिरों में रखते हैं आजकल, तो अपने घरों में जगह नहीं है कह रहे हैं। तो जो दाल भात जो बनती थी हमारे तांबे के तौलों में, वो नहीं है अब। तो हमने बड़ी विनती करी उनको 1-2 दिन, बट उनके कानों में कुछ रहेगा नहीं, जो नहीं रहेगी, तो फिर हमने कहना ही छोड़ दिया। वो सब एल्यूमिनियम के डेक में चावल और पनीर बन रहा है, जो मिला चलो ठंडे में अच्छा ही लगता था वो भी खाना, तो भोजन तो वहाँ स्वादिष्ट लगता है। ये करीब करीब हम 11,000 से ऊपर फीट तक गए। पिंडारी ग्लेशियर वो करीब 13,000 पर है, और कफनी ग्लेशियर जरा हट गया है। कफनी ग्लेशियर करीब 11 किलोमीटर का लंबा है, वहाँ कोई भी अभी पब्लिक नहीं है, तो वहाँ उडियारू में ही रहना पड़ता है। अगर किसी को रात बितानी हो तो हम सुबह जाके शाम को फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में आ जाते थे। तो भले रोड चली गई हो, लेकिन बहुत अभी स्कूल की फैसिलिटी और अस्पतालों की सुविधाएं अभी भी नहीं है, तो इसके लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन अभी जो वहां पर विधायक है हमारे वर्तमान में है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और वो आगे तक पिंडारी ग्लेशियर तक रोड सैंक्शन हो गई है। 5 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन हुआ, ऐसा बताया लोकल लोगों ने। और कुछ लोगों को ये जंगली मसाले जो है उनकी भी मैंने राय दी, इकट्ठा करके नीचे को भेजें लोगों को। 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम के पैकेट बना के, जहाँ मेला लगता है, कौतिक लगते हैं, वहां पर आप ले जाएं। बहुत सारे दिव्य मसाले वहां पर है, जैसे गंदरानी वहां पर नेचुरल है, चोरू जिसको बोलते हैं, काला जीरा वहां पर है, और ये जो झूला होता है मीट वीट में डालते हैं, ये वहां पर बहुत है। एक जंगली लहसुन भी वहां बहुत है। एक ये जो हमारा जम्बू भी वहां पर है। एक हमारे जिसको हम धुन खेती करते हैं वो भी है वहां पर।
तो उसका हमने कहा कृषिकरण भी कीजिए और इसको पैकेट छोटे छोटे पैकेट बना के 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम तक के जितना माल उपलब्ध हो उनको बाजार में लाइए और उनका संरक्षण भी करो, उनको उगाइए और रेंज ऑफिसरों के साथ तालमेल बैठाइए। तो इस प्रकार की हमारी बहुत सारी बातें, पलायन कैसे रोका जा सकता है, ग्लेशियर रेंजों में हमारे उत्तराखंड के लिए क्या क्या जड़ी बूटियां हो सकती हैं और टूरिज्म में क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हमने वहां पर लोकल, ये हमारे मन में जो आया हमने बताया उनको। तो ये केव गुफा टूरिज्म लोगों को पसंद आया, कह रहे हम तो उडियारों में रहते बचपन से, मैंने आपने सोचा ही नहीं कभी, इनको लीप लाप के रखिए, अच्छा बनाइए। और गुफाओं के जो बहुत लंबे गुफा है वहाँ क्या है, जो हड्डियां मिलती है वहाँ उनका कोई सर्वेक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को बुलाइए, तो जिससे लोग आए, लोगों का ध्यान हो। ये एक किस्म से पिछड़ा इलाका की किसी ने वहाँ ध्यान ही नहीं दिया। कोई सज्जन लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, कोई नेता लोग आएंगे, तब थोड़ा पैसा भी आएगा और थोड़ी रिसर्च होगी तो हमारा इलाका बढ़ेगा। इस टाइप की शिक्षा हमने बहुत उनको दी। और बाकी टूरिस्ट स्पॉट और जो होम स्टे है उन्हें ईमानदारी के साथ मैंने लूटे नहीं, कोई पैसेंजर आ गया उसको लूटे नहीं, कम सस्ते में अच्छा और अच्छा खाना, घर का भोजन लोकल, ये सब करें तो लोग आते रहते हैं। विश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी है, जब तक विश्वास नहीं बढ़ेगा, आपसे तालमेल नहीं होगा तो लोग आते नहीं है। डर की भावना न हो पर्यटकों पर, इस प्रकार की शिक्षा हम लोगों ने दी वहां पर। तो कुल मिला के 6-7 दिन का प्रोग्राम था, कल शाम हम वापस लौटे। धन्यवाद। डॉक्टर एक चीज और बताओ ना, आप ग्लेशियरों में गए, यहाँ पर्यटकों की कितनी भीड़ थी और वहाँ कूड़ा कचरा कितना फैला, कुछ यहाँ साफ सुथरा दिख रहा था, ये भी तो बताइए। अब मैं नुकसान तो वो कर रहे हैं हमारे इन में। नहीं, मैं ऐसा कहूँ कि वहां पर लोगों को तमीज ही उतनी है कि वो साफ सफाई का ध्यान ही नहीं है उनको शिक्षा ट्रेनिंग देना बहुत। बाहर के लोग आते हैं, प्लास्टिक वगैरह जो कूड़ा कचरा है ना, ये कितना वहां पर फैला है आज के समय में। ढेर है, ढेर। टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं वहाँ, हजारों में आ रहे हैं। तो मैंने ये कहिए कि खाती में फॉरेस्ट वालों की चेक पोस्ट में रजिस्टर चेक किया तो अप्रैल से टूरिस्ट बढ़ रहा है, तो करीब करीब 36 लोगों की टोलियां आ रही हैं वहां पर। वो जब अंदर जाते हैं फिर वापस गए कि नहीं गए उसकी भी एंट्री होती है वहां पर। लेकिन कुछ गाइड लोकल होते हैं वहां पर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, वो एंट्री नहीं करने देते हैं। वहां पर उनने फीस रखी है पर व्यक्ति जो है 100 रुपया, और वहां पर जो फॉरेस्ट गार्ड है वो स्थायी नहीं है, वो टेम्परेरी बेसिस पे बेचारे, अब उनको भी वो दबा देते हैं लोकल जो गाइड है। ये भी एक बड़ी समस्या है वहां पर। मैंने फॉरेस्ट वालों को बोला कि वहां पर कम से कम एक फॉरेस्टर और एक फॉरेस्ट गार्ड जो परमानेंट नौकरी वाला हो उनको रखें और उनको एक हथियार भी दिया जाए। उनके पास डंडा भी नहीं है, कोई लड़ाई करने भी आए तो क्या करेगा अकेला आदमी जंगल में। और भालू आ गया चौकी पर, अकेला एक आदमी क्या करेगा, वो भी टेम्परेरी आदमी, उसको जिंदगी पहले बचानी है, नौकरी डेली बेसिस वाला है, क्यों करेगा इतना। तो ये सारी सुविधाएं भी सरकार की तरफ से अभी थोड़ा ये कहिए कि उसकी तरफ देखना बहुत जरूरी है। ये है, पर्यटक बहुत आ रहा है हमारे पहाड़ों में, लेकिन कूड़ा कचरा बहुत, आने वाले 10-15 सालों में वो स्थल भी वैसे हो जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। ये होम स्टे वालों की भी जरूरी, वहां उनको बोला गया कि एक डब्बा रखे, बड़ा डब्बा रखे, उन्होंने रखा नहीं है, उसमें उनको खर्चा लगता है और महंगाई बहुत है। वो पर्यटन आता है तो वो सोचता है एक ही दिन में लूट रहे। हमने कहा ऐसा मत करो, 600-700 रुपया एक रूम बहुत हुआ, वो 2-2 हजार 3-3 हजार भी कह दे रहे कहीं कहीं सिचुएशन देख के, ये हालत है। तो ऐसे फिर लोग अपना टेंट लाके बाहर रहने लगते हैं, बाहर के जो फॉरेन पर्यटन आते हैं। और इधर हमारे जो दिल्ली हरियाणा इधर से आ रहे हैं, बॉम्बे से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, वो ठीक ठीक ही हैं, वो खर्चा भी कर रहे हैं और वो संपन्न लोग हैं, काफी आ रहा है पर्यटक। पूछना हो तो पूछेगा। हाँ, लोगों में जब तक जागरूकता नहीं आएगी तो पर्वतों को बचाना भी है।
नहीं, हमारा हमारा यहाँ पर खुद का स्वार्थ है तो हम जागरूक हैं, पब्लिक का है तो जागरूक नहीं हम। एक मुसीबत ये है, हमारी मानसिकता भी थोड़ा बदलनी है हमको। नहीं, जो बाहर से पर्यटक आता है ना, उनका भी बनता है ना कि उनको ये कहा जाए कि जो आप ले जा रहे हैं प्रोडक्ट वापस भी लाएं। हाँ, वापस भी लाएं, ये जरूरी है। ये सरकार की तरफ से थोड़ा नियम कठोर होने चाहिए कई चीजों में। पर्यटकों को लुभाना ही बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लुभाते रहेंगे तो आने वाले कुछ समय में ये तो खत्म हो जाएंगे पर्यटक देश हमारी में। अब मैंने बोल दिया करीब आधा किलोमीटर ऊपर चले गया ग्लेशियर, तो वो इतनी भीड़ होगी तो होना ही होना है। ये है, वो भी कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल, हर चीज कंट्रोल में ही अच्छा है। हाँ, तो हमें डॉक्टर DS कालाकोटी जी ने अपने यात्रा और उससे संबंधित बातें बताई कि कैसे ग्लेशियर हमारे सिकुड़ते जा रहे हैं और हम लोग अपने टूरिज्म के उसमें आगे को बढ़ रहे हैं और ग्लेशियर और पीछे को जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। जब तक हम लोग प्रकृति से समझौता नहीं करेंगे, प्रकृति से एक आत्मीयता से नहीं जुड़ पाएंगे, तो ऐसा होता ही रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई कि प्रकृति से हमने आत्मीयता रखी ही नहीं और न इसकी हमें कभी चिंता रही। शुरू में हमने तो देखा नहीं, हमारे पिताजी वगैरह कहते थे कि इतने जंगल होते थे तो ये भेड़ पालन वाले जब आते थे, नीचे को आते थे तो बड़े बड़े पेड़ काट देते थे। अच्छा, उस समय इतना फॉरेस्ट का भी जोर नहीं था, बचाव वाला जंगल भी खूब होते थे, तो मतलब बेदर्दी से काटे जाते थे और वो आग जलाते थे और अपना बढ़ते जाते थे। तो मतलब सैकड़ों पेड़ ऐसे कटते रहे। तो सरकार का ध्यान तब जाता है जबकि बहुत नुकसान हो जाता है, जब बहुत मतलब स्थिति बेकाबू हो जाती है तब जाता है ध्यान, जिसके बाद उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे पर्यावरण को ही देखे या हमारे पलायन को देखेगा, किसी भी चीज को देखेगा, उसमें जो जब सीमा से बाहर चला जा रहा है तो उसके बाद फिर स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। पलायन इतना हो चुका है कि अब दिल्ली शहरों में या दिल्ली, आगरा वगैरह में, बड़े शहरों में, बम्बई वगैरह में जो लोग बस गए हैं पहाड़ के, वो उनकी सुविधाएं, उनकी आदतें ऐसी हो गई कि वे पहाड़ में रह ही नहीं सकते हैं। उनकी भी मजबूरी हो गई है, क्योंकि हम लोगों के जो हम पहाड़ पे रहते आए, हम जिस ढंग से रह रहे हैं, जिस कष्ट को हम झेल रहे हैं, हमारे को उस कष्ट में भी एक आनंद है, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हैं, हमें उसका अभ्यास है। हमें रात को अगर 12 बजे मार्केट जाना पड़े, 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई हो और फिर उतार भी हो, तो हम जाएंगे वहां जाकर सौदा पत्ता या जिसके कारण हम जा रहे हैं, मान लिया कोई बीमारी हो गया, उसके लिए हम दवा ले रहे हैं, तो उसके लिए हम इतने अभ्यस्त हैं कि वो हमें सामान्य लगता है। जो बाहर बस गया है, दिल्ली में बस गया है, जो देहरादून में बस गया, जो मतलब बड़े शहरों में बस गया है, वह तो कल्पना कर ही नहीं सकता, वो तो हतोत्साहित होकर वैसे उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मतलब ये स्थितियां हो गई है पलायन की। अगर काश इससे पहले जिस समय पलायन नहीं हुआ था, उस समय अगर सरकार सोचती कि हम कैसे इसे बचाते, कैसे हम सुविधाएं जोड़े। सुविधाएं उस समय कुछ भी नहीं थी, न स्कूल थे, न कॉलेज थे, ये अस्पताल थे, न अन्य रोड के साधन थे, मतलब कुछ भी नहीं था। जब भागने लगे तब वो बना, भागने के बाद बन रहे हैं, मोटर रोड भी बन रही है, सड़क भी बन रहे हैं, अस्पताल भी बन रहे हैं, तो अब उसका कोई औचित्य नहीं है। जब बाहर भाग गए हैं उसके बाद आप तुम कर रहे हो, वो भी अब भी पूरा ढंग से उसका व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारी तालमेल न होना है, प्रकृति के साथ तालमेल नहीं है, हमारे विकास के कार्यक्रम में तालमेल नहीं है। ये सारी दिक्कतें ऐसी हो गई हैं जिससे कि हम कागजी उसमें बहुत कुछ कर रहे हैं। आज शिक्षा में भी वही हो रहा है, देखिएगा शिक्षा में हमारे ऊपर से कागजी कार्रवाई बहुत कुछ हो रहा है। फुर्सत नहीं मिल रही टीचरों को फुर्सत नहीं मिल रही। मैं तो स्वयं टीचर रहा, मेरी श्रीमती जी टीचर रहे, मेरे 3 बच्चे टीचर हैं। तो वो लोग कहते हैं पापा
आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, पढ़ाई नहीं, हमें तो अपना कोरम पूरा करना हो रहा है, मतलब उपस्थिति सब दे रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, केवल बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। कितना दुख है, कितना कष्ट है, कहाँ जा रहा है हमारा, मतलब कागज के पेट भरते जा रहे हैं, रिकॉर्ड सब तैयार है, बहुत सुंदर, और लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कॉलेज में और कागज देख रहे हैं, वाह भरा है, बढ़िया, ठीक है, यहाँ पर भोजन व्यवस्था भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा, सब कुछ कागज में हो रहा है। धरातल में क्या हो रहा है, टीचर लोग परेशान हैं, मतलब पढ़ाने का तो टाइम नहीं है। मेरे दामाद ने एक कविता लिखी है अंग्रेजी में, मैं उनकी कविता को बतला रहा हूँ, प्रोफेसर हैं लॉ घाट में, तो उसका सार ये है कि हम हमारा वेतन अच्छा है, हमारी शान अच्छी है, हमारा कॉलेज सुंदर है, इस तरह से कुछ भाव इसके हैं, हमारे स्टाफ में पूरा है, सब कुछ है, हमारे को पढ़ाने पास बच्चे नहीं है। लास्ट में हर जगह यह आता है कि हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास बच्चे नहीं है। तो कागज की पूरा है, हमारे पास फाइल भी है, सब कुछ है, लैब है, सब कुछ है, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन हमारे पास पढ़ाने को बच्चे नहीं है। बड़ी पीड़ा से उन्होंने ये लिखा है। तो मैंने पूछा बेटा कैसा लगा डिग्री कॉलेज में, तो वो कहते थे पापा उससे तो मैं पहले प्राइमरी में रहा, वो प्राइमरी में भी रहे 6 महीने, तो मुझे लगता है कि प्राइमरी में बहुत अच्छा था, पढ़ाने को बच्चे तो मिलते थे, खेलने को तो बच्चे मिलते थे, चाहे हम पढ़ाए नहीं, कुर्सी में बैठे रहे, गप्पी मार रहे, लेकिन बच्चे अपने आसपास तो होते थे, क्योंकि प्राइमरी का बच्चा तो अपने मन से तो इधर उधर जाता नहीं था, अपने अगल बगल में पूछेगा, कुछ पंडित जी ये क्या है पूछने भी आ जाएगा, हम न भी चाहेंगे तो कुछ न कुछ पूछने आ जाएगा, या इसने मुझे मारा है, उसने मुझे मारा है, हम उसके साथ मतलब एक जो मैं कह रहा था जुड़ाव होता है, तो उस जुड़ाव से रहते थे। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में चला गया कह रहे थे, तो इंटरमीडिएट में लेक्चरर रहे हो, तो कह रहे थे कि वो बात जो प्राइमरी में जो आनंद आ रहा था उसकी की कमी हो गई। अब मैं डिग्री कॉलेज में हूँ, तो अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने को टीचर कहने में मुझे झेप लगती है। तो ये स्थितियां है। तो मतलब एक मैं बात बतला रहा हूँ कि हमारी जो भी कार्यक्रम है, चाहे सरकार की ओर से भी और हमारे व्यक्तिगत ओर से भी और सामाजिक ओर से भी, उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की विकृतियां आ गई हैं कि हम कहीं पर भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम जिससे हमें जुड़ना चाहिए उससे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, और सरकार का ध्यान उस ओर नहीं है। अभी जो मुझे जोशी जी की कविता की बहुत याद आती है, कुकरा घुक वाला जो था हो कुकरा, तो मतलब स्थिति ये हो गई कि कुत्ते को भी भौंकने के लिए कहना पड़ रहा है कि यार तू भौंक दे ना। तो स्थिति ये हो गई कि जानवर तक भी इतना बेरुखी हो गया है हमारे सामाजिक उसमें, पहले हु करके जाता था काटने, अब वो अपना सोया है तो सोया है, उसे भी मतलब जरूरत नहीं है बंदर को हटाने की, इतने बंदर हो गए कि बंदर उसे मार जा रहे हैं तो कहाँ भूखेगा वो तो पीछे छिपता है। कुत्ते आते हैं तो हमारे घर में 2 कुत्ते पाले हैं, एक कुत्ता तो बेचारा जाता था उसे काट खाया बंदरों ने, तो दूसरा कुत्ता तब से जब जो ही बंदर आया तो आओ आओ कहा तो वो चारपाई के नीचे छिपने चले जाता है कि कुत्ता कहीं मारेगा करके। तो ये सारी विकृतियां जो है हम लोगों के कहीं पर हमारी द्वारा है, कहीं पर समाज के द्वारा है, कहीं पर मतलब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसमें हर एक का अपना अपना सहयोग मिला है। तो ये सारी दिक्कतें हुई हैं। तो खैर फिर भी उसके बाद भी डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने बहुत बड़ी बात बतलाई कि हमारे को वहाँ जड़ी बूटियां कैसे उसकी खेती की जा सकती है, उसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे कि हमारे आयुर्वेदिक दवाएं और ये आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं कैसे बन सकती हैं ये बतलाया। और होम स्टे का गुफा स्टे वाला बात बहुत पसंद आई मुझे भी, कि गुफा को भी लीप लाप के बनाओ रहने लायक, तो एक रहने का एक बन जाएगा।
तो टूरिस्ट को कैसे आकर्षित किया जा सकता है, उसके लिए एक बात और आपने बताई कि हमें जो हमारे पुराने खाना पीना है, मडवे की रोटी है, झुंगर का रोटी है, या झुंगरे का भात है, इस तरह की अगर हम अपने जो हमारे लोकल जिसे हम खाते रहे उसी प्रोडक्ट को हम दें तो टूरिस्ट आकर्षित भी होंगे, और उसे हम उन्हीं चीजों में बनाए जिसमें हम बनाते थे, ये तांबे के बर्तनों में। और इस तरह से तो बहुत बढ़िया बातें आपने बतलाई, बहुत प्रेरणाप्रद बातें थी, और इससे हमारी संस्कृति की भी बचत वो होती, रखरखाव होता, और हमारी सभ्यता भी बढ़ती है, और हमारे खान पान भी, जो हमारा पौष्टिक खान पान था, उसका महत्व भी बढ़ता। तो ये बहुत सुंदर बात कही। और इस संदर्भ में यात्रा वृत्तांत के संबंध में अभी टाइम कितना रह गया है मैं देख नहीं पा रहा हूँ। समय है अभी किसी को बोलने के लिए? 8 बज गए शायद, 8 बज गए। तो यदि फिर भी किसी को कुछ कहना हो अपने यात्रा के विषय में तो 2 जल्द संक्षेप में कह सकते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब अब 8:03 हो गए हैं, तो आज का यह कार्यक्रम हमारे तो मैं भी यही देख रहा था कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था 8 बज गए। हाँ, 8:03 हो गए। तो आज बहुत अच्छा रहा ये हमारे ये यात्रा वृत्तांत के विषय में हमने जोशी जी ने अपनी बात कही थी, वो प्रेरणादायी थी, और डॉक्टर BS कालाकोटी जी की बातें भी बड़ी प्रेरणादायक और अनुकरणीय रही है। तो ये वहाँ के लोगों को इन बातों को समझना चाहिए और इसका अनुकरण करना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं माइक जोशी जी को ही सौंपता हूँ ताकि वे समापन की घोषणा करें। डॉक्टर तिलक राज जी का बहुत आभार, धन्यवाद। आपने समीक्षा भी की और अपने अनुभव और अपना मार्गदर्शन हम सब तक इस पटल के माध्यम से पहुंचाया। और डॉक्टर कालाकोटी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इस उम्र में भी आप उत्तराखंड में एक नई चेतना जागृत करने के लिए, नव रोजगार के सृजन के लिए अपने अनुभवों को यहाँ आप सरकार तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार कई यात्राओं को कर रहे हैं और अपने ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी इन यात्राओं से निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार कुछ आगे इसमें ठोस निर्णय लेगी और इसमें रोजगार का सृजन होगा। और निश्चित रूप से यहाँ के जो वनस्पतियाँ हैं, जो आपके विदेशों से लेकर के यहाँ भारत के विभिन्न कोनों में आपके जो अनुभव हैं और वनस्पति के संदर्भित और वृक्षों के संदर्भित जो आपके मेडिसिनल प्लांट है उनके संदर्भित जो आपके अनुभव हैं, उसका लाभ हम सबको मिल रहा है। और यह हम आशा करनी चाहिए कि आने वाले समय में वो चाहे आपकी किताबों के द्वारा वो ज्ञान है या आपके द्वारा जाकर के विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन है या महाविद्यालय स्तर पर आपके जो व्याख्यान हैं और आपके जो लिखित रूप से जो भी आपके द्वारा सामग्री दी जा रही है, तो इसका अनुसरण होना चाहिए और समय रहते हुए इसका कोई ठोस लाभ आपके अनुभवों का हम सबको लेना चाहिए, पूरे समाज को। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आदरणीय हसमुख जी बहुत आभार, प्रणाम आपको। डॉक्टर निर्मल जी का बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिनेश पांडे जी का धन्यवाद। आदरणीय कृपाल सर का बहुत धन्यवाद। आज एक हमें अचंभित करने वाला एक समाचार मिला था राजन पवनदीप राजन जी के दुर्घटना के क्रम में, और कुछ मैं भी भावुक हो गया और मेरे भी कुछ भावनाएं उस तरफ कुछ मैं बोल गया था। उसमें बहुत कुछ अवश्य में कभी ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं अपनी बात रखूँगा। और यहाँ पर जो है आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम को यहीं पर ही समाप्ति की ओर ले जाते हुए आपको कहता हूँ प्रणाम, शुभरात्रि। और कल के फिर 7वें भाग में सबरंग के आप सबका स्वागत होगा। सबको प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।